2021 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंड आई रेलेवेंट पैनल डिस्कशन पे अनफोल्डिंग हिस्ट्री थ्रू आर्काइव एंड म्यूजियम। क्योंकि बीकानेर की बात है तो मैंने, कई लोग जानते नहीं होंगे, कई छुट्टियां बीकानेर में बिताई और हर छुट्टी हम जूनागढ़ फोर्ट म्यूजियम जरूर जाते थे। और आज ये बहुत ही हर्ष और से प्राउड बात है कि शहर में एक और म्यूजियम है, बीकानेर आर्काइव म्यूजियम, जो इंटरनेशनल स्तर पे बना है। तो उसकी बात हम कुछ दिनों देर बाद सुनेंगे। म्यूजियम्स और आर्काइव प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शोध रिसर्च में तो रोल प्ले करते ही है, प्लस वो एक कनेक्शन और एक ब्रिज है हमारे अतीत या कोई कलेक्शन या किसी चीज के बारे में और हमारे करंट जनरेशन और हम लोगों के बीच में। तो इसी विषय पे डिस्कशन करने के लिए हमारे पास 3 विश्व प्रसिद्ध और आई वुड से एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड गेस्ट है। तो मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता और फिर हमारी वार्ता चालू होगी। सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र खरगावत जी, डायरेक्टर है राजस्थान स्टेट आर्काइव म्यूजियम के, आर्काइव के भी और अब म्यूजियम के भी। जिन किसी ने भी राजस्थान पर कोई शोध या रिसर्च या थीसिस करी तो जरूर पिछले 10-15 सालों में महेंद्र खरगावत जी से मिले होंगे। इसके साथ ही साथ खरगावत जी कई वेल नोन इंस्टीट्यूशन के मेंबर भी है, जैसे इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च कमीशन, और इन्होंने कई किताबों का लेख भी किया है। और तथा इन्होंने बीकानेर के ऊपर, शायद मैं सही कर दें लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बीकानेर के ऊपर अपनी पीएचडी भी करी है। साथ में हमारे हैं प्रदीप चोपड़ा जी। ये प्रेसिडेंट है मुशादियाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के एंड ही इज अ ऑथर ऑफ मेनी बुक्स ऑन रियल एस्टेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटिंग ऑथर टू वेरियस न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। और आखिरी में डॉक्टर रीमा हुजा, शी इज द डायरेक्टर ऑफ द सिटी पैलेस महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड म्यूजियम इन एंड जयगढ़ म्यूजियम इन जयपुर। कैम्ब्रिज से इन्होंने आर्कियोलॉजी में पीएचडी करी तथा ये काफी वेल नोन ऑथर है और इन्होंने राजस्थान के ऊपर और राजस्थान के वेल नोन व्यक्तित्व के ऊपर कई किताबें लिखी है, इंक्लूडिंग 1200 पेजेस की हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जो काफी वेल नोन है आजकल। तो मेरा पहला सवाल तो सारे ही तीनों पैनलिस्ट से है कि कुछ, जैसे कि हमारा डिस्कशन है म्यूजियम और के बारे में या हेरिटेज के बारे में, तो कुछ वो अपनी संस्था, कैसे वो संस्था बनी, क्या वो काम करती है, आगे क्या भविष्य है, इसके बारे में बताए। तो सबसे पहले मैं निमंत्रण देता हूँ डॉक्टर खरगावत जी को कि थोड़ा वो अपने राजस्थान स्टेट आर्काइव और राजस्थान स्टेट आर्काइव म्यूजियम के बारे में बताए। खरगावत जी। थैंक यू हुजा साहब और थैंक यू हुजा मैम, थैंक यू चोपड़ा साहब। नमस्कार आप सभी को। मैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार के बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में यूनिट रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से हुई थी और जो भूतपूर्व 22 रियासतें थी उनका सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड, और 1978 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि जितने भी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय हैं वो अपना परमानेंट नेचर का जो रिकॉर्ड है जो 25 साल पुराना, उसको लिस्टिंग करके आर्काइव में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार आर्काइव जो है रियासतकालीन रिकॉर्ड और आजादी के बाद के रिकॉर्ड से भी काफी रिच हुआ है। हमने कुछ स्टेप्स 2005-6 में हम जब मैं डायरेक्टर बना उसमें उठाए, जैसे हमने डिजिटाइजेशन का स्टार्ट किया। तो डिजिटल, ये इंडिया का पहला डिजिटल आर्काइव हमने बनाया। आज आज तक हमने करीबन 1,25,00,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल करके अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिया है। देश और दुनिया में कोई भी आदमी सिंपल रजिस्ट्रेशन करवा के उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। हम इस बहुत जल्द ही इसके डाउनलोड की फैसिलिटी के लिए भी अभी काम आईटी डिपार्टमेंट में चल रहा है। अगले 4, 6, 8 महीने में हम हो सकता है डाउनलोड की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो अब आपको जैसे मान लीजिए पिछला जो 1 साल है वो लॉकडाउन का था और पूरी काफी फोन आ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इजी और सुकून महसूस कर रहे थे कि राजस्थान आर्काइव ऑनलाइन है और वो इसको यूज कर पा रहे हैं। तो डिजिटल आर्काइव ने अपना महत्व जो है वो बहुत जल्द लॉकडाउन के अंदर अपना महत्व को दिखाया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जिन फाइल्स को, महत्वपूर्ण फाइल्स है, अगर मान लीजिए वो ब्रिटल हो गई है, उसको को नहीं दिखाया जा रहा, तो उसको भी हमने डिजिटल करके उसमें ऑनलाइन कर दिया है।
और जो डिजिटल हो चुका है उसकी हम एज पर रूल्स जो है उसकी कॉपी भी दे रहे हैं स्कॉलर्स को या दूसरों को। और दूसरा है कि जो पट्टे थे 1953 ईस्वी तक के रियासतकालीन पट्टे जो हैं वो आर्काइव में है, चाहे वो बीकानेर रियासत हो, जोधपुर रियासत हो, जयपुर हो या जागीरदारों के। उन करीबन करीबन 20 लाख पट्टों को, राजस्थान के 20 लाख पट्टे जो 1953 तक के थे और 2005-6 से पहले जब डिजिटल नहीं हुए थे, उससे पहले आपका घर का मकान का पट्टा है या नहीं, हाँ या ना कहने में ही 4 से 6 महीने लग जाते थे और आम आदमी को बहुत परेशानी महसूस होती थी। हमने उन ओरिजिनल पट्टों को स्कैन करवाया, चाहे वो मारवाड़ी में हो, चाहे वो ढूंढानी में हो, चाहे वो बागड़ी में हो, चाहे वो हाड़ौती में हो। उनको स्कैन करा के उन्हीं पट्टों में से सर्च ऑप्शन निकाले 8 से 10 और उसको इजी रिट्रीवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया और कियोस्क लगवा दिया ऑफिस में। अब 1 मिनट के अंदर आपको ये मालूम चल जाता है कि आपके घर मकान का या एग्रीकल्चर लैंड का आपके है या नहीं। और है तो एक ही दिन में आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। आम जनता के लिए बहुत एक आसान रास्ता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि लोग बाहर से आते हैं। मान लीजिए बीकानेर के अंदर है तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू या दूसरे दूर के गांव से आते हैं, यहाँ रुकते हैं। उनको रुकना नहीं पड़े, एक ही दिन में उनका काम हो जाए और वो अपनी सर्टिफाइड कॉपी लेके चले जाए। और ये काम 2013 से लगातार चल रहा है, जब से हमने डिजिटल ऑनलाइन किया है। और जनता जो है वो काफी आराम महसूस कर रही है, काफी सुकून महसूस कर रही है उनको। दूसरा है स्कॉलर्स को बहुत इजीली रिकॉर्ड एक्सेस करने का मौका मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, अगर कोई स्कॉलर, क्योंकि डिजिटल करने के बाद में स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है। पहले 100 से 125 स्कॉलर्स एक साल में कर जा पाते थे। डिजिटल करने के बाद में हमारे पोर्टल में डेली 200 से 250 स्कॉलर ऑनलाइन इसको यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए कहाँ एक साल में 100 सवा 100 लोग आते थे, कहाँ डेली 200 250 लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्कॉलर्स को फायदा हुआ है। और राजस्थान की जो रिच हिस्ट्री है, राजस्थान आर्काइव्स के बारे में ये है कि अगर आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास पर रिसर्च करना है तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार आना ही होगा। अब इसके ऊपर उनको रिसर्च के ज्यादा अवसर मिलेंगे, रिसर्च के ज्यादा डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और बहुत जल्द राजस्थान अभिलेखागार सीडैक के साथ में ये जो पुरानी जो स्क्रिप्ट है, जिसको स्क्रिप्ट तो देवनागरी है लेकिन अलग अलग बोलियां हैं, जैसे मान लीजिए मारवाड़ी, ढूंढानी, बागोती, बांगड़ी, मेवाती, इसको लेकर एक सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा है ताकि कामयाब होते हैं। अगर हम 70 80 90% तक भी इसको कन्वर्ट कर पाए तो एक बहुत बड़ी क्रांति रिसर्च के फील्ड में आ जाएगी। लोग इसको देख बहुत आसानी से वो और ज्यादा इस पर रिसर्च करेंगे। दूसरा, अभी हमने एक म्यूजियम बनाया है और मुझे मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है और कि रीमा जी भी हमारे म्यूजियम से जुड़ी हुई हैं और इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस म्यूजियम के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है कि आर्काइव में म्यूजियम होना ये एक नया कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में। कहीं भी किसी भी आर्काइव में आज की डेट में, नेशनल आर्काइव में भी नहीं है, म्यूजियम कहीं भी नहीं है। तो हमने इसके कहते हैं कि देखने से या फिर सुनने से लर्निंग अच्छा से समझ में आता है। तो हमने जिन चीजों के बारे में इतिहास में किंवदंतियां थी कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में पेश हुए और वो वहां से निकल गए, या उनको पकड़ने के लिए किस तरह से मायाजाल दिखाया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे दिखते थे, या औरंगजेब और उसकी पुरंदर की संधि थी उसमें क्या था, इन सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ओरिजिनल को हमने उसमें लगा के 6 7 दीर्घाएं बनाई, दस्तावेज दीर्घा बनाई, जिसके अंदर हमने फरमान से लगाए शाहजूर, वकील रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल बहियां, ताकि आज से 10 15 साल बाद जब सारा का सारा जो है डिजिटल हो जाएगा, उस समय लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा कि इतने टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स थे क्या। बनाई ताम्रपत्र दुर्गा मेवाड़ की है, जिसमें 1000 कॉपर प्लेट्स को हमने उसमें शो किया है। तो कॉपर प्लेट्स दी जाती थी, 3 प्रकार की प्लेट्स थी, गोल्डन प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स और सिल्वर प्लेट्स। तो कॉपर प्लेट्स जो है वो आम आदमी को जमीनों के दान के रूप में दी जाती थी। और उन कॉपर प्लेट्स वो है, आप देखिए कि मेवाड़ में महाराणा लाखा से लेके महाराणा मोकर, महाराणा अजयराज, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और लास्ट भोपाल सिंह जी तक की कॉपर प्लेट्स है। और किस प्रकार से उसमें चेंजेज आते हैं, किस किस अवसर के ऊपर भूमि को दान में दिया जाता था, किस प्रकार से दिया जाता था, उसकी लैंग्वेज क्या होती थी, जो करीबन करीबन मेवाड़ के 1000 वर्ष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव डालता है।
इन कॉपर प्लेट्स के रिसर्च से मेवाड़ का भू राजस्व सिस्टम निकल के आएगा, नई चीजें हमें जानने को मिलेगी। हमने एक एलपी टेसिटोरी इटालियन विद्वान था जिसने 1915 से 1919 तक बीकानेर में रहकर कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व पर बहुत काम किया। हमने उसको एक ट्रिब्यूट दिया राष्ट्र राजस्थान अभिलेखागार की तरफ से, क्योंकि वो 32 साल की एज में बीकानेर में ही उनकी डेथ हो गई। तो हमने उनके नाम से भी एक गैलरी बनाई। उन्होंने रामायण और रामचरितमानस की कंपेरेटिव स्टडी, उनका पीएचडी रिसर्च था। किस प्रकार से उन्होंने हनुमानगढ़ से लेकर भावलपुर तक उन्होंने रेस्टोरेशन का काम किया, और उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये बौद्ध धर्म के बहुत निकट है। ये उन्होंने गांव गांव सर्वे किया। उन्होंने दो सरस्वती की मूर्ति खोजी। वो इतनी विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां हैं कि उसकी एक मूर्ति की एक दो है जो पल्लू गांव में मिली थी। एक बीकानेर के गवर्नमेंट म्यूजियम के अंदर है, और दूसरी जो है वो पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में थी, लेकिन अब वो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में आ गई है। धन्यवाद सरगावत जी, जो आपने अभी म्यूजियम का डिस्क्रिप्शन दिया, उससे अभी बहुत ही बहुत है, मदद लेकिन मेरे घर को लगता है कि मैं बोलूंगा तो लोगों को मौका, फिर अगर मेरा मौका आएगा तो मैं इस बारे में कुछ और भी। नहीं, मौका तो आएगा ही, बिल्कुल ही, कई बार आएगा इस बार वार्तालाप में। कह रहा जी म्यूजियम का आपने डिस्क्रिप्शन जो दिया, इससे लगता मन ये करता है कि म्यूजियम को विजिट किया जाए, देखा जाए अपने आंखों से। मेरे हिसाब और से आपको रीमा मैम अगर बताएगी, क्योंकि रीमा मैम हमारे से जुड़ी हुई है म्यूजियम का, जो बनाने वाले लोग हैं उसका रीमा मैम भी सामने से है सम्मिलित, तो वो आपको बताएगी कितना अच्छा किया। क्योंकि हमने पिलर्स, तो उसमें करीबन 12 या 15 पिलर्स हैं। उन पिलर्स पे क्या किया जाए ये हम सोच रहे थे। फिर दिमाग में एकदम से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस मुगल पेंटिंग, जो ये फरमान्स के ऊपर फूल पत्तियां हैं, इनको सबको पिलर्स के, तो हमने हर पिलर्स के ऊपर अलग अलग फूल पत्तियां, मतलब एक को रिलेटेड कर दिया उसको। आप आएंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चोपड़ा साहब को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप पधारें बीकानेर और आर्काइव म्यूजियम को देखें। मैडम ने यूरोप की जो 12-15 कंट्री से जो म्यूजियम्स के डायरेक्टर आए थे, निश्चित रूप से अगर वो अब आएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सरावत जी, और इसी मौके को लेते हुए मे आई नाउ इनवाइट चोपड़ा जी टू टॉक अबाउट द मुशाहिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी एंड इट्स वर्क। चोपड़ा जी। सी, मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी हम लोगों ने शुरुआत की जब हमें लगा कि मुर्शिदाबाद की सारी बिल्ट टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज जो है वो नष्ट हो रही है। सारी यहाँ पर जो बिल्डिंगें थी एक जमाने में, वो फ्रेंच और इटालियन आर्किटेक्ट्स की बनाई, डिजाइन की भी थी। और कई बिल्डिंगें तो बकिंगहम पैलेस से भी ज्यादा शानदार थी। सारी बिल्डिंगें नष्ट हो रही थी, एक्चुअली नष्ट हो गई। वहाँ की कुजीन, वहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ की फोकलोर्स, वहाँ की जो और कई ओरल हिस्ट्री है, वो सारी लोग भूल रहे थे। तो हमने उसको आर्काइव और उसको प्रिजर्व करने का बीड़ा उठाया, और अब 6 साल रेस्टोर हो गई हैं। कटगोला पैलेस, बड़ी कोठी, जगत सेठ हाउस, ये सारे कई बिल्डिंगें रेस्टोर हो गई है। मैंने खुद एक वहाँ की जो कुजीन थी, वो एक अजीब, मैंने एक बड़ा नया कुजीन था, वो फ्यूजन फूड था। मुगल, राजस्थान, वहाँ के नवाबी और लोकल बंगाली कुजीन का सम्मिश्रण होके कुजीन बहुत बढ़िया वेजिटेरियन जैन कुजीन डेवलप हुआ। लोग रेसिपी भूल रहे थे, सारी रेसिपीज को कलेक्ट करके उसको एक किताब निकाली। मैंने किताब लिखी, 2 साल लगे उसको रिसर्च करके करने में। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी फोकलोर थी, उसकी भी अभी हम लोग काफ़ी कलेक्शन करके उसकी किताब निकाल रहे हैं। वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स थे, वो मॉन्यूमेंट्स जो नष्ट हो गए, उनका भी हमने रिकॉर्ड निकल के उसको एक कम से कम एक डॉक्यूमेंटेशन किया उसका। वहाँ के जो आर्किटेक्चर फीचर्स वगैरह हैं उसका रिसर्च करके उसको डॉक्यूमेंट किया। और अब एक मास्टर प्लान बना रहे हैं ताकि वहाँ पे जो है बची खुची उसको प्रिजर्व किया जाए और उसको टूरिस्ट के लिए अवेलेबल कराया जाए, ताकि टूरिस्ट आए। और टूरिस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं। कटगोला पैलेस में करीबन 12 लाख टूरिस्ट हर साल आते हैं। वहाँ जो हजारद्वारी पैलेस है उसमें 15 लाख टूरिस्ट आते हैं हर साल। तो काफ़ी टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है वहाँ पे। और ये सब काफ़ी अब हो सकता है काफ़ी आगे चल के। और अब हम लोग एक वहाँ पर एक
बैठक खाना था, उसको काफी नष्ट हो गया है, उसको बाकी वहाँ बना के एक म्यूजियम बनाने की प्लानिंग है कि वहाँ के जो शेरवाली कल्चर था वो जो डेवलप हुआ वहाँ पे 400 साल पहले, जो राजस्थान के लोग पहले लोग आए, वो बंगाल में बसे, वो बंगाल बिहार उड़ीसा की राजधानी थी और हिंदुस्तान की सबसे प्रॉस्परस जगह थी। तो उसको उसका एक शहरवाली परिवारों का एक म्यूजियम बना रहे हैं हम लोग। और नौबत खाना है, उसको हम लोग वहाँ जो जैन हेरिटेज है, कम से कम वहाँ पर 16 मंदिर हैं जैनियों के, तो उसकी भी बहुत हेरिटेज वैल्यू है। सबसे पुराना मंदिर 450 साल पुराना है, तो उसकी भी प्रिजर्वेशन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, और नौबत खाना में जैन हेरिटेज जो है उसका एक म्यूजियम बनाने का प्लान। तो शायद कुछ फंडिंग मिलेगी तो वो एक और म्यूजियम बनाने का प्लान है। तो फिलहाल मुर्शिदाबाद में तो ये प्लान है। इसके अलावा कलकत्ते में मैं 1971 वॉर म्यूजियम बना रहा हूँ, फोर्ट विलियम में, ईस्टर्न कमांड में। वो जमीन वो नेक्स्ट वीक हैंड ओवर करनी, क्योंकि ये 50वीं वर्षगांठ है 1971 वॉर की। और 1971 वॉर के बारे में बच्चों को कोई आइडिया नहीं है। खासकर मैंने अपनी बेटी जो भी 41-42 ईयर्स की है, उसको एक दिन पूछा मैंने 1971 में क्या हुआ था, तुम्हें पता है? तो उसने कहा नहीं, मेरे को तो पता नहीं, हमारे स्कूल में तो हिस्ट्री 47 तक पढ़ाई जाती है, उसके बाद हमको पता नहीं कुछ। तो मैंने कहा ये तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे गर्वान्वित समय था। हमने एक देश को 13 दिन में आज़ाद करा दिया। हमारी अटैकिंग फोर्स डिफेंडिंग फोर्स से नंबर में कम थी, और दो सुपर पावर अमेरिका और चाइना हमारे अगेंस्ट में थे। उसके उपरांत हमने ज़्यादा लोग नहीं खोए बिना हमने देश को आज़ाद किया। और 93,000 fully armed soldiers having ammunition to fight for 6 months surrendered unconditionally in full public view, एक बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए। उसके बारे में अगर बच्चों को पता नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने एक वर्ल्ड के सारे आर्काइव से फुटेज खींच के आई हैड मेड अ फिल्म विच इज़ वेरी वेल अप्रिशिएटेड, और अब एक म्यूजियम बनाने का प्रोग्राम है। बस इतना ही मैं शेयर करना चाहूँगा हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारी एक्टिविटी। थैंक यू चोपड़ा जी एंड फॉर हाईलाइटिंग ये विषय को आगे लाना कि हेरिटेज कंजर्वेशन, अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना और उसको म्यूजियम बनाना। और मेन बात आपने बताई जिसपे हम विषय पे आगे आएंगे कि बच्चों का इससे सीखना। बच्चे नहीं जानते, यंगस्टर्स कह ले, बच्चे तो क्या कहें, बट यंगर जनरेशन को कैसे हम अपनी पुरानी कहानियां आगे बताएं, बहुत जरूरी है। इस विषय पे आएंगे, बट अभी मैं निमंत्रण देता हूँ रीमा जी को, जो अपने सिटी पैलेस म्यूजियम और जयगढ़ म्यूजियम के बारे में कुछ बताए। आप सबको नमस्कार। आयोजकों को मेरी तरफ से धन्यवाद कि मुझे बुलाया, और मैं ज्यादा समय नहीं लेकर सीधी इस चीज पे आ जाती कि अपनों वक्ताओं को आपने सुना, उनके जो काम कर रहे हैं वो हमारे म्यूजियम से भी एक तरह से लिंक्ड ही रहता है, क्योंकि सिटी पैलेस का जो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय है, इसकी नींव आज नहीं, इस संग्रहालय की तो एक समय अवधि है, कब ये चालू हुआ 1959 में शुरू हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा, लेकिन इसमें जो वस्तुएं हैं वो जाती हैं कम से कम 400 साल पहले, जब आमेर में झुंडार के नरेशों का जो राज है वो आमेर की राजधानी से था, और बाद में आमेर से जयपुर बसा। तो इस वक्त कमरा है उसी सिटी पैलेस का, जो बाकी हिस्सा 300 साल पुराना है, और संग्रहालय में वही पुरानी चीजें हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले पर है म्यूजियम में, दीर्घाएं हैं हमारी, लोग आके देख सकते हैं। तो वेपन्स का जो सिले खाना है उसमें कई तरह की चीजें हैं, जो अंगूठियां पहनते हैं तीरंदाजी के लिए वो भी है, ताले, बर्छे इत्यादि। टेक्सटाइल्स पे काफी एक अलग से दीर्घा है, पेंटिंग्स पे दीर्घा है, और इस तरह से बिल्डिंग इटसेल्फ एक तरह से देखने की चीज है। लेकिन साथ में जो पोथी खाना हिस्सा है हमारा, जिसमें पुरानी पोथियां हैं, उनकी भी जो नींव है वो राजा मानसिंह प्रथम के समय की, मतलब अकबर के समय तक वो जाती है। उससे पहले के जो दस्तावेज हैं वो हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, वो राष्ट्र के हैं, इसलिए वो खड़गावत जी की देखरेख संरक्षण में बीकानेर में मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है।
पुराने कागज खराब भी हो जाते थे। और बाद में मिर्जा राजा जयसिंह जो हुए, तो उस समय के भी कागज यहाँ पर हैं, बाद के हैं। अगे 49 के बाद के जो आधुनिक काल, वो सारे बीकानेर चले गए हैं। ये कहने के बाद भी हमारे पास यहाँ पर 2000-3000 ऐसी पांडुलिपियां हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। जैसे जंतर मंतर बनाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो अपने मॉडल बनाए, जो अपने कुछ गणित में उन्होंने काउंटिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे, वो कागज यहाँ पर हैं। कुछ धार्मिक मतलब धर्म से संबंधी राम स्नेहियों के कागज यहाँ पर हैं, राम रसिकों के कागज हैं, गोविंद देव से संबंधित है। तो इस तरह से काफी मिश्रित सा कलेक्शन है। अब एक चीज जरूर है कि डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, बहुत सीमित मात्रा में हुआ है। और ये क्योंकि प्राइवेट म्यूजियम है, प्राइवेट पोथी खाना भी प्राइवेट है, तो हर एक को दिखा नहीं पाते हैं, जर्जर हालत में है। तो कुछ हद तक डिजिटल फोटोग्राफ्स लेकर स्कॉलर्स को दिखाया जाता है, ताकि उम्मीद है कि ज्यादा लोग आएंगे, इस चीज में उनकी रुचि होगी। और जो अभी आपने एक सवाल उठाया कि वर्तमान के युवकों का, वहां जाके एक हम लोगों के लिए चैलेंज और बनता है। लेकिन मैं अपनी बात यही रखती हूँ इस वक्त, उस चैलेंज पे फिर आएंगे हम सभी, उस पे कुछ शायद कहना चाहेंगे। तो मेरी बात यहीं तक मैं रखना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू रीमा जी, जो आपने बताया अपने कलेक्शन एट सिटी पैलेस म्यूजियम का। और जेफ प्राइस इंडिया में काफी विख्यात म्यूजियम है सिटी पैलेस म्यूजियम, और बहुत ही काफी लोग आते हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे। तो जैसे मैंने खरगावा जी का कहा था म्यूजियम का देखने का, तो सिटी पैलेस म्यूजियम में भी हमसे आप निवेदन है कि आप कभी एक टूर अरेंज कराइए, ताकि हम लोग आ सके और देख सके उसके जो छुपे हुए है, जो पोथी खाना आपने बोला, या अंदर के जो कलेक्शन है उसको भी देख सके। अब मैं आता हूँ सवाल पे, जिसको चोपड़ा जी ने भी बोला, इंडिया इज अ नेशन ऑफ यंगस्टर। यहाँ की अगर ले औसत आयु 30 से कम आती है, कहते हैं कि 90% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हाँ आ रही है, प्रॉपर आ रही है, शायद चोपड़ा जी को नहीं आ रही है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता अभी, तो फिर वो ज्वाइन करेंगे तो वापस आ जाएगा। इंडिया जैसे कह रहे थे कि हाँ, नेशन ऑफ यंगस्टर्स, और चोपड़ा जी ने ये बात कही थी। तो मैं यह सवाल ये था सारे पैनलिस्ट से कि व्हाट इज द रोल, ये क्या म्यूजियम आर्काइव ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं हमारे यंगस्टर्स, हमारे यंग रिसर्च स्कॉलर्स को आकर्षित करना या सिखाना अपने अतीत के बारे में, या फिर उनको कहना कि आगे भी कैसा वो अपना कलेक्शन रखे करे। तो यही सवाल है कि व्हाट रोल डू म्यूजियम्स एंड आर्काइव प्ले फॉर यंगस्टर्स ऑफ टुडेज इंडिया। जिस भी पैनलिस्ट को लेना है, ओपन क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में म्यूजियम को थोड़ा बहुत तवज्जो अब मिलने लगी है। उसका कारण ये है कि मैं 2018 में इंग्लैंड गया था, तो मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ उसके लॉन में फर्स्ट और सेकंड के करीबन 100-150 बच्चे बैठे थे। तो मैंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो म्यूजियम है उसमें ये बच्चे क्या करेंगे। तो मैंने उनकी टीचर से पूछा, तो उन्होंने कहा हम अंदर से इनको एक एक कोई भी नाम दे देते हैं कि आप जाइए म्यूजियम की इस गैलरी में और उसको ढूंढ के आइए। हम वो लोग बच्चों को शुरू से ही अपनी कल्चर से जोड़ने के लिए इस प्रकार से म्यूजियम का सहारा लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल या कॉलेज के बच्चे भी जो है वो म्यूजियम की तरफ अब नहीं आते हैं। और म्यूजियम आप देखेंगे वॉशिंगटन डीसी के पूरे 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा म्यूजियम से भरा हुआ है। आप दुनिया भर के तरह तरह के म्यूजियम उसमें देख सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं, और हमारे पास तो इतनी धरोहर है कि हमारे बारे में तो कहा जाता है कि किसी नए निर्माण की या नई चीज की जरूरत नहीं है, जो है उसी को संरक्षित कर लिया जाए तो भी हमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास जो हेरिटेज है, जैसे मैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार के बारे में भी बताऊं, इस म्यूजियम को बनाने में मुझे 10 साल की मेहनत लगी। रीमा जी अच्छे से जानते हैं इसको। और कितनी मतलब जैसे कहते हैं कि मिशन के रूप में कोई ईश्वर की कृपा से बन गया ये, बाकी ना बनने के फैक्टर ज्यादा थे। तो इस तरह से एक वो लड़ाई जो लड़के और उसको बनाना इस तरह से, तो बहुत मुश्किल काम है। हालांकि सरकार का पूरा सपोर्ट रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो म्यूजियम निर्माण में आगे आते हैं, वर्किंग एजेंसी और दूसरी बहुत सारी चीजें।
अभी भी आर्काइव्स के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड फेज अगर बनता है तो उसमें 2 3 4 गैलरी और बन सकती है। और म्यूजियम जो है वो हमें हमारे अतीत से रूबरू करवाती है आने वाली जनरेशन को। आज जैसे मान लीजिए हमने स्टेट की फ्रीडम फाइटर गैलरी बनाई, अब आज से 10 साल बाद की जो जनरेशन आएगी उसको पता ही नहीं होगा कि हम कभी गुलाम थे और हमें आजादी कितनी मुश्किल से मिली है। तो उस चीज को कौन उनको रूबरू कराएंगे? हमारे म्यूजियम्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के संस्मरण, उन्होंने किस प्रकार से अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस देश को आजाद। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आजादी जो है ये हमें बहुत मुश्किल से मिली है और इसकी इज्जत कीजिए आप। तो म्यूजियम का यही रोल है कि आने वाली जनरेशन को। जी, तो महेंद्र जी के बात से मैं यहीं पे जोड़ना चाहूंगी कि जो इनको एक तरह से किस चीज से अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ही चीज है जो आगे जाके अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ती है। और दोनों जयगढ़ म्यूजियम जो हमारा है उसकी मैंने बात नहीं की थी, लेकिन समय की कमी है, उसमें भी और सिटी पैलेस में भी कोशिश हमारी रहती है कि युवा पीढ़ियों को, स्कूल के कॉलेज के बच्चों को किस तरह से, बच्चे कह देते हैं हम लोग, लेकिन उनको किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए। तो जैसे 2 3 चीजें हमने करी हैं जहां पे प्लीज डू टच, नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना लोगों से आप हाथ मत लगाओ, तो कुछ वैसे है तो वो विजुअली चैलेंज्ड और इसके हिसाब से, लेकिन उसका आपको कैसे मालूम होगा कि किसी तस्वीर पे मणकों की माला है, मोती की माला है, तो उसी चीज का एक रेप्लिका बना के और लोगों से कहते हैं इसको आप छूइए, जो देख सकते हैं वो भी और जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वो भी, तो उनको एक प्लीज डू टच से एक लगाव होता है उस चीज का। थोड़े बहुत हम लोग टॉक्स, लेक्चर्स करते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं, जैसे मेरा जो इंट्रोडक्शन खड़गावत जी वाले म्यूजियम से है वो है कि जब जाते हैं ये खुद या तो दिखाते हैं या कोई खास व्यक्ति दिखाता है। तो इस तरह की बहुत सारी विदेश के संग्रहालयों में ये एक नॉर्मल चीज है कि कोई ना कोई उम्र के हिसाब से, रुचि के हिसाब से आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको वो चीजें वो दिखाएंगे कि आइए, अच्छा चलो छोटा बच्चा है, आप बोर मत हो, आके ये देखो, ये छोटे बच्चों की टोपियां हैं, हमारे म्यूजियम में भी हैं। ये एक छोटा सी एक वो है बख्तरबंद है जो एक बच्चे ने पहना होगा, तो वो उस हिसाब से उनको हम जोड़ सकते हैं। मैं जब वैसे कभी मौका मिलता है तो मैं एक लेक्चर में कई बार एक चीज कहती हूँ, क्योंकि मेरा पुरातत्व में मेरा पीएचडी रहा, मैं कहती हूँ आप लोग कभी म्यूजियम जाते हो तो कोशिश लोगों का एक नेचर होता है कि जहां पे पुराने वो माला है, उसकी मिट्टी की माला है, मिट्टी के खिलौने हैं, पत्थर के पाषाण वो है, स्टोनेज टूल्स, वो कहते चलो चलो कुछ नहीं है देखने का, वो कुछ नहीं है देखने का क्योंकि हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब आप किसी से कहो कि इनको भी किसी आप जैसे व्यक्ति ने कभी छुआ था, ये जो खिलौने हैं उनको किसी इंसान ने आज से 100 साल पहले, आज से 500, आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी की अगर कोई चीज है, उन मिट्टी के बर्तनों को छुआ है, उनमें खाना पीना खाया है, तो एक वो अलग तरह का लिंक होता है। और अब ये सारे म्यूजियम्स में एक कोशिश हो रही है, बीकानेर के ही एक अन्य म्यूजियम में, वो भी सरकारी म्यूजियम है जो महाराजा गंगा के नाम पे बना था, गंगा म्यूजियम, तो वहां जब हम लोग वापस मूर्तियां बनवा रहे थे, कलेक्शन अपना सरकार का ही है, तो प्लानिंग में ये आई कि हाइट्स अलग अलग रखी जाए। तो अपने जो बाकी संग्रहालय के लोग थे वो कह रहे थे अरे कुछ गिर जाएगा, ये तो बहुत नीचा हो गया। और जो प्लान करने वाले ग्रुप है उन्होंने ही आर्काइव्स को भी प्लान करा है, तो ये जानते हैं डॉक्टर शिखा इत्यादि, वो कह रहे थे कि भाई अगर बच्चा देखेगा तो बहुत ऊंची चीज है, वो भी मुश्किल होगी, तो हम लोग हाइट वेरी करें कि लंबा व्यक्ति है उनके लिए भी कंफर्टेबल रहे, बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल रहे, कोई चीज पढ़ने की है तो वो आपकी एक अलग हाइट होगी। तो इस तरह से हम कैसे इन चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और साथ साथ म्यूजियम्स में छोटी छोटी किताबें हो जिनमें ये स्टोरीज हो। वो मेरे 1200 पेज, वो मैंने अभी कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप उस 1200 पेज की किताब पे रखा है, तो उसको तो कोई एकदम से नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो इस तरह के टूल्स होते हैं, आप जाते हो तो आपको एक किट मिल जाता है, आप अपनी उम्र के हिसाब से कुछ खास उसके लिए ढूंढ देते हो। बड़े लोग हैं वो अपनी रुचि से कुछ ढूंढते हैं। जब तक ये इंटरेस्ट नहीं हम लोग दिला पाएंगे,
तब तक हमारा एक वन वे सिस्टम रहेगा। लेकिन आज की तारीख में ये इंटरप्रिटेशन सेंटर इस तरह से बहुत ज्यादा बन रहे हैं, जैसा कि अभी चोपड़ा जी ने कहा और शायद वो स्वयं ही कहेंगे कि खाने वाली बात जब आती है, तो अगर हमारे आर्काइव में कोई पुराने खाने का है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब एक बार हाथ लग गई थी जिसमें उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर और वर्तमान तक के खानों के बारे में बताया कि क्या चीज कहाँ थी। फिर कान्हड़देव प्रबंध नाम की 14वीं शताब्दी की किताब है, उसमें एक जगह है कि भाई राजा के भोजन में ये चीजें मिलती थी। अब उसी चीज का कुछ और हम लिंक यहाँ पे परोसें, दिखाएं, उसी के साथ कोई पुरानी मूर्ति हो, तो एक रुचि और तरह से बनती है। अभी तो लोगों का क्या होता है, हिस्ट्री तो हमें डेट्स नहीं समझ आई। अब उनको कौन कहे कि इतिहास में तिथि के अलावा भी बहुत कुछ है। तो ये चीज जब हम कन्वे कर पाते हैं। रीमा जी, क्या है कि हमारे म्यूजियम्स को जो है वो अभी तक यूज किया जा रहा है फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, लोग आते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, भाले के पीछे खिंचवा लेंगे, कोई अच्छी अच्छी कोई पेंटिंग लगी होगी उसके, वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इनका महत्व, हिस्टोरिकल क्या महत्व क्या है। अच्छा, दूसरा, हम जो विदेशी आते हैं वो हमारे जो लोगों से थोड़ा ज्यादा कीन लगते हैं, उनमें भी एक छोटा सा परसेंटेज होता है जो उसको जानना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे खुद के देश के लोग अपने इतिहास के बारे में जाने, बच्चे, क्योंकि अगर बचपन से ही जानेंगे, देखिए इतिहास जो है, लोगों के दिमाग में है कि साहब इतिहास तो बहुत बोरिंग है या ये है। कल्चर जो है वो हमारी रगों में है, हमारे संस्कारों में है। जब तक हर आदमी को हमारी हिस्ट्री के बारे में या हमारे इतिहास के बारे में, हमारी कल्चर के बारे में मालूम नहीं होगा, तो हमारी सोसाइटी, हमारे स्टेट, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा जी। और आजकल महेंद्र जी, आजकल जैसे आप भी जानते हो, देते हुए मैं शायद आखिरी सवाल को भी इसी में जोड़ दूं, समय का अभाव देखते हुए। आपने बताया कैसे कैसे म्यूजियम में इनोवेशन किए जाए, तो पिछले कुछ समय में हम किसी ने इसको तो मिस नहीं किया होगा, कोरोना पेंडेमिक में काफी चेंजेस आए हैं, हमारा शो भी ये वर्चुअल हो रहा है। तो आगे जाते हुए कैसे आप रियल और वर्चुअल को मिक्स करते हुए कैसे आप देखते हैं कि म्यूजियम, आर्काइव में शोध, विजिटेशन, जैसे खड़गावत जी कह रहे थे कि लोग आते हैं क्या देखते हैं, तो किस तरह से एक वर्चुअल और रियल फील को मिक्स करते हुए कैसे म्यूजियम आगे बढ़ेंगे, शायद इस सवाल को भी अपन जोड़ देते हैं और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। खड़गावत जी और रीमा जी, हमने वर्चुअल के लिए हमने इसकी 15-20 मिनट की 3-4 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है इंग्लिश और हिंदी में, और उसको हमने यूट्यूब पे भी लगाया है और दूसरे सोशल मीडिया पे भी लगाया, लोगों को पर्सनली भी भेज रहे हैं, ताकि एक बार वर्चुअली उनको मालूम चल जाए कि आर्काइव का म्यूजियम है क्या, उसमें किस चीज की आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं। एक बार वो देख लेगा तो निश्चित रूप से उसको लगेगा कि ओरिजिनल जाके देखना चाहिए। तो वर्चुअल, क्योंकि अब डिजिटल का जमाना है तो हमें वर्चुअल की तरफ भी जाना चाहिए। और दूसरा रही बात रियल की, तो अब म्यूजियम है, लोग बाग आएंगे, इसको देखेंगे। और रीमा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि उनको इसको टच कीजिए। लोग तो कहते हैं टच मत कीजिए, लेकिन यहाँ टच कीजिए, आपको फील कीजिए, देखिए कि ये उस समय की 400 साल पुरानी माला है या है वो विजयालय जय सिंह जी जब वो सेनापति थे, साउथ में गए थे, उनके साथ मीटिंग हो रही थी, तो उनके हाथ में ये पहना हुआ था, आप इसको टच कीजिए, तो बच्चों में या लोगों में उत्साह जागेगा। जैसे हम राष्ट्रपति भवन जाते हैं तो वहाँ कई तरह की फोटोज, ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई, आप फोटो खिंचवा सकते हैं। इस तरह की भी कुछ चीजें हम अपने म्यूजियम्स में भी कर सकते हैं कि इस तरह के आप फोटो खिंचवा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की इसके साथ में फोटो खिंचवाई है, या हिस्टोरिकल बाइक जिसको 5 आदमी मिलकर नहीं उठा सकते, इसमें अलवर रियासत का इतिहास है, इसमें हाड़ौती का इतिहास है, तो आप फोटो खिंचवाइए। इस तरह के प्रयोग हम भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले रहे हैं। और रीमा जी भी, क्योंकि और मेरा एक ही है कि इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए हमने डिजिटल कर लिया है, आपके आपके म्यूजियम ने भी डिजिटल कर लिया है, सबकी लिंक्स एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, ताकि अगर आदमी किसी एक पे चला जाए तो उसको दूसरे सारे लिंक्स पे वो आसानी से जा सके। इसका लिंक शेयर का इसका होना चाहिए। तो इससे तो एक तो शोध में बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों की रुचि भी बढ़ेगी, काम भी होगा। और जो एक दूसरा ग्रुप है, यंगर ग्रुप, जिनको शायद शोध नहीं करना है, तो उनके लिए ऑडियो गाइड, हेडफोन, इस तरह की चीजें जहां उपलब्ध हो जाती हैं, वो एक तरीका तो है ही। साथ में साउंड एंड लाइट, जो अभी तक हम लोग ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स के साथ करते हैं और वो लंबे करते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना, आपने छोटे छोटे कैप्सूल बनाए हैं वर्चुअल, हमने 2-2 मिनट के कैप्सूल बनाए हैं, ताकि
उसको उससे क्या है, एक तो क्या आसानी से देख सकते हैं, दूसरा उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल। और इसके जो लिंक्स हैं, क्रॉस लिंक्स बनेंगे, तो उससे आगे जाके रुचि भी रहेगी, काम भी होता रहेगा। और मुझे तो लगता है कि अब ये सेमिनार्स वगैरह भी जो हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऑनलाइन रखते हुए कर पाए, उसमें कुछ ये है कि साथ साथ प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो टेसिटोरी की गैलरी भी अगली बार देख पाएंगे, या जो आपने बताया। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो कोई एक गैलरी को, हर आदमी अपनी अपनी एक गैलरी को उसमें उसके बारे में पूरी 10 मिनट का एक जानकारी देगा। तो उससे क्या होगा कि दो लोग देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, और हम आपस में एक दूसरे को बता पाएंगे इन लोगों को कि भाई देखिए, अब सवाई मानसिंह का वहाँ सिटी पैलेस में लगा हुआ है इस तरह का, अगर आपको देखना तो वहां जाइए। या आप कहेंगे साहब एलपी टेसिटोरी एक इटालियन विद्वान आज से 150 साल पहले आया था, और आपको अगर इसके बारे में ये चीजें देखना है तो आप बीकानेर म्यूजियम में जाइए, या उसकी तो ये एक अच्छा प्रयोग। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी चोपड़ा जी ने बताया मुर्शिदाबाद का, कि भाई 400 साल पहले गए, किस तरह से खाना वहां का मिश्रण हुआ, वो हुआ। तो भाषाएं भी थोड़ी थोड़ी बदलती हैं, भाषाओं का रूप बदलता है। अब डिस्प्ले पे अगर मैं अपना नाम अंग्रेजी में या हिंदी में या उर्दू में लिखने की कोशिश करूं, और वो किसी और भाषा में आ जाता है, तो वो एक बच्चे के लिए गेम भी हो जाता है। या आपने नाम बोला और एक स्क्रीन पे वो चीज आ गई, आपने कोई वाक्य बोला किसी भाषा में। तो ये एक कुछ आकर्षक तरीके हैं जिनसे हम लोगों को ज्यादा जोड़ सकते हैं हमारी कलेक्शन से, और उसी से मतलब उसको उनको जोड़ते हुए आगे इस अपनी जो ये हेरिटेज बचाने की मुहिम है, या हेरिटेज को औरों से जोड़ने की मुहिम है, उस पथ पे रीमा जी, आपने जो डिजिटाइजेशन के बारे में जो बताया था, मेरा निवेदन ये है कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट डिजिटाइजेशन सरकार में कराना ज्यादा प्रॉब्लम है, प्राइवेट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जितना जल्दी है, आप अपने पोथी खाना, आपके पोथी खाने की बहुत डिमांड है, आप पोथी खाने को डिजिटल कीजिए, उसका लिंक हम एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे, तो रिसर्च जितनी हमारी हिस्ट्री पे, हमारी डॉक्यूमेंट्स पे जितना रिसर्च होगा, जितना ज्यादा लोग इस पे रिसर्च करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, हमारे को उतना ही ज्यादा हमारे देश को फायदा है, हमारी स्टेट को भी फायदा है। इसी के साथ अभी शायद हम 3 ही रह गए हैं, तो खरगावत जी एंड का क्वेश्चन था, एक सवाल रीमा जी के लिए, और रीमा जी एक सवाल जो आप खरगावत जी से पूछना चाहेंगे, तो चालू करते हैं। लेडीज फर्स्ट, रीमा जी एक सवाल खरगावत जी के लिए। मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा आपके पास जो मटेरियल है, आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है, तो किस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे? अभी तो डिजिटाइज कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सोचना आपको पड़ता होगा कि क्या चीज पहले लें, और कौन से एरिया का पहले लें, क्या सबसे पुराना रिकॉर्ड पहले लें, तो नहीं, आपने क्या हल निकाला है? एक्चुअली देखिए, जो पिछले 50-60 साल 70 साल में जो रिसर्च हो रहा है, वो बीकानेर, जो मारवाड़, जयपुर, इस पर मैक्सिमम रिसर्च हो रहा है। मतलब अब 100 में से 75 जो लोग हैं वो इन 3 स्टेट्स पे रिसर्च कर रहे हैं। हाँ। तो हमने, अच्छा दूसरा, अब आर्काइव में हमें इतने 27 साल हो गए, तो हमें मालूम चल जाता है कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो जनता के या स्कॉलर्स के देखने लायक है, या जिसकी हिस्टोरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है। तो हमने, जैसे मान लीजिए जितनी भी रियासतें हैं, 22 रियासतें, इनका सबका महकमा खास का जो रिकॉर्ड है उसको करवा लिया जाए, क्योंकि महकमा खास में इरिगेशन, आर्मी, जुडिशियरी, कस्टम, ये सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो आज पिछले 100 साल के अंदर अगर मान लीजिए 200 साल का इस तरह का रिकॉर्ड अगर लोगों को मिलेगा और उस पर रिसर्च होगी, तो निश्चित रूप से फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को देखने का या जानने का मौका मिलेगा, उस समय की हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा। अभी हमने 1,25,00,000 वो डॉक्यूमेंट कराए हैं जो वास्तव में लोगों के या स्कॉलर्स के काम आ रहे हैं। अभी 2 करोड़ और डॉक्यूमेंट हम शुरू करने वाले हैं, उसकी लिस्टिंग हमने पहले ही बना ली है, प्रायोरिटीज पहले ही बना ली है कि हम इस रिकॉर्ड को कराएंगे। मान लीजिए जैसे अलवर में हमने करीबन 3.5 लाख डॉक्यूमेंट्स कराए, मत्स्य संघ जो बना था 5 स्टेट्स को मिलके, उसका सारा रिकॉर्ड हमने उसको डिजिटल किया है। तो ये पता चल जाता है कि कौन सा रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास 30-40 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं, हम सारा नहीं करवा सकते। हमने 4 करोड़ का एक लक्ष्य रखा है, और बहुत जल्दी वो 4 करोड़ डिजिटल करके हम उसको ऑनलाइन भी कर देंगे। तो बहुत बड़ा फायदा रिसर्च स्कॉलर्स को होगा, इंडिया। और दूसरा सबसे बड़ी है कि राजस्थान के बारे में जानने का मौका बाहर के लोगों को मिलेगा। जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पोथी खाने के अंदर बहुत सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है,
और लोग देखना भी चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी अप्रोच इजी नहीं है वहाँ। आप अगर जब भी डिजिटाइजेशन का करें तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एनी टाइम फॉर एवरीवन कि सबसे पहले आप उसको डिजिटल करवा लीजिए, चाहे कितना ही ब्रिटल रिकॉर्ड हो। उसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए आप उसको डिजिटल नहीं करवाएंगे और पहले उसका कॉन्जर्वेशन कराएंगे, तो जब स्कैनिंग करेंगे तो उतना बढ़िया वो नहीं आ पाता। जी जी इसमें तो आप जैसा भी है उसको डिजिटल करा के और साथ ही साथ उसका कॉन्जर्वेशन करवा लीजिए, तो उसके दो तरह रिकॉर्ड डिजिटल भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, डिजिटाइजेशन के साथ साथ आप माइक्रो फिल्मिंग जरूर करवाइए, क्योंकि माइक्रो फिल्मिंग के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 500 साल तक रिकॉर्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि डिजिटल इमेज करप्ट हो जाती है तो हम माइक्रो फिल्मिंग से डिजिटल कन्वर्टर के माध्यम से उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वरना ऐसा ना हो कि डिजिटाइजेशन कराया और जैसा कि हमारे साथ भी होता है, कई बार लिंक टूट जाते हैं, वहाँ आईटी का जो सर्वर है उसमें से लिंक टूट जाता है, उसमें से इमेज करप्ट हो जाती है, तो हम यहाँ से नई इमेज उसमें से माइक्रो फिल्मिंग से लेके वहां भेज सकते हैं। तो माइक्रो फिल्मिंग मेरा यही है कि आप कब करवा रहे हैं और किस तरह से करवा रहे हैं, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि जयपुर का सारा एक लिंक बैठ जाए, आर्काइव प्लस आपके मानसिंह ट्रस्ट का। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न का दूसरा भाग है उसका मैं पहले उत्तर दे दूं कि किस माध्यम से कैसे कराएंगे। अब आपने जैसे कहा कि डिजिटाइज माइक्रोफिल्म और कंजर्व ये एक ही बार हो जाए, तो वो तो आपसे सलाह लेंगे और बाकी ऐसे ही करेंगे। कब हो रहा है उसके लिए थोड़ा ये कोरोना वाला हालात थोड़े सुधर जाएं, क्योंकि आप जानते हो म्यूजियम्स को काफी आर्थिक हानि सभी को हुई है, तो म्यूजियम में भी हुई है। और जैसे ही ट्रस्टीज इस चीज की अनुमति देते हैं, हम इस चीज को चालू कर लेंगे। छोटी सीमित मात्रा में ही शुरू होगा, लेकिन ये जो आपने अभी मैंने ये इसी को डिजिटाइज माइक्रोफिल्म कंजर्व एक ही बारी में, ये मैंने बिल्कुल नोट कर लिया है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी धन्यवाद। और डॉक्टर जी, मुझे मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आप एक प्रश्न मेरा आपसे है कि आप इतना बढ़िया सिंपोजियम करवाते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो सिंपोजियम जो है उसका वो फेसबुक और यूट्यूब पे ऑनलाइन भी होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं वो अपने 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 क्षेत्र के माहिर लोग होते हैं, और उनके जो पेपर्स होते हैं वो बहुत बढ़िया और ओरिजिनल सोर्सेज के पेपर्स होते हैं, तो दूसरे लोग भी देख पाए। तो मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि उसको जब भी इस बार आप सिंपोजियम कराएं तो उसको फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव करें। जैसे हमने बात की थी, आपने भी करी म्यूजियम में भी, कि जमाना अब हाइब्रिड का हो गया है, ऑनलाइन वर्चुअल भी मीटिंग्स हो सकती है, उसी के साथ साथ हम भी बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका रावत जी, रीमा ऊजा मैडम और चोपड़ा साहब, वो अभी शायद ऑनलाइन आ नहीं पा रहे, तो उन्होंने भी काफी अपने हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में बताया, और म्यूजियम और आर्काइव की इम्पोर्टेंस, और कैसे ये शोध में भी हेल्प करते हैं, कैसे हम अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, और कैसे ये इसको युवा पीढ़ी पे साथ भी ले जा सकते हैं के बारे में हम सब ने डिस्कशन करा। तो मेरा इस पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और जो टीम लोकांग से ये बीकानेर कल्चरल आर्ट थिएटर आर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। नमस्कार, थैंक यू।